वायदा करो, लेकिन WHO का रिपोर्ट ऐसा है कि इनफर्टिलिटी का प्रमाण जो है तो वो पर्टिकुलर उनकी कम्युनिटी में है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। TFR रेट हर कम्युनिटी का गिरा है। सबसे ज्यादा TFR रेट गिरा है रिलीजन वाइज मुसलमानों का, मगर अभी भी हिंदू समुदाय का TFR रेट वो मुसलमानों में फर्क है। अब मगर ये जो स्टेटमेंट आज बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं अगर वो सच है और आप सच ही बोलेंगे कि बच्चे पैदा करो, तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर लो। अब क्या 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 बोलिए। नहीं आप पढ़ के सुनाओ भाई। आप देख लीजिए। नहीं आप बोलो ना मोहन भागवत ने कि दो से ज्यादा बच्चों की पैरवी बोले, जिस समाज का प्रजनन दर 2.1 से कम है वो विलुप्त हो गए, मतलब खत्म हो जाए। फिर हमको क्यों बच्चे पड़े हुए हैं आप? माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाइयां हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अब नहीं, मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे CM यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की, क्या है स्कीम बता दो। ठीक है, कुछ है हो गया ना भाई? यस सर, थैंक यू। निर्णय नहीं ले रहे हैं अब वो अभी, लेकिन RSS ने ये कहा है कि फडणवीस के सिवा हमें कोई चाहिए नहीं, फडणवीस ही CM चाहिए, ऐसा उन्होंने भाजपा को कहा। अब उनकी सरकार है तो जाहिर है वो अपने आदमी को बनाएंगे वो लोग, अब हम क्या बोलेंगे। तो अच्छा है RSS ने बोल दिया कि उनका आदमी चाहिए उनको, अब बोलना चाहिए शिंदे को और अजित पवार को। सर आने वाली मनपा इलेक्शन में MIM की क्या रणनीति होने वाली है? अच्छी रणनीति रहेगी, हम लोग अभी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं आया भी उसलिए था और आते रहूंगा। अच्छे तरीके से इंशाल्लाह अच्छा नतीजा आएगा। वैसे साहब आपने 16 सीटों पर चुनाव कंटेस्ट किए थे महाराष्ट्र में और एक सीट पर आपको जीत हासिल हुई, तो आप अपनी इस इलेक्शन में हार के इस फेलियर को कहाँ देखते हैं? हमने औरंगाबाद की दोनों सीटों में, धूलिया में और जो गोवंडी की सीट है वहाँ पर हमने बहुत अच्छे खासे वोट लिए। शोलापुर में, इन जगह पर हम लोग सेकंड आए। इम्तियाज साहब तो बहुत करीब आए, कम वोटों से कामयाब नहीं हो सके। तो जाहिर है कहीं ना कहीं हमको अपना भी कमजोरियों को दूर करना है, और इंशाल्लाह हम लोग सबसे बात करेंगे, जाएंगे बैठ के बात करके उसको कमजोरियों को दूर करेंगे। मगर ये जो सडनली जो बैठ गया ना ये आपका अगाड़ी, ये समझ में नहीं आया कैसा ये लोग बैठ गया, एकदम ही मैंने कोलैप्स हो गए एकदम वो लोग। उसका रीजन क्या है मेरे को तो वो लोग तलाश करेंगे, पर हम अपना रीजन तलाश करेंगे। अब साथ में नहीं गए तो ऐसा लग रहा है, साथ में नहीं गए तो फायदे में रहे। काम करेंगे। हाँ नहीं, हम तो शुक्रिया अदा करेंगे हमारे मराठा भाइयों का, हमारे मनोज जरांगे साहब का, हमारे दलित भाइयों का, हमारे हिंदू भाइयों का, हमारे वोट दिए। मगर जो हमारा कमिटमेंट है मराठा रिजर्वेशन के बारे में, हम उसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। हम उनको जाकर बोल कर आए इम्तियाज साहब, हम तो बराबर उसको भी करते रहेंगे, मराठा रिजर्वेशन के बारे में बोलते रहेंगे, सरकार से डिमांड करेंगे। सर महबूब मुफ्ती ने अभी एक इंटरव्यू दिया है संभल हिंसाचार को लेकर। उन्होंने भारत की तुलना बांग्लादेश से की है। जो आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वही भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। देखिए महबूबा मुफ्ती जो है बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी पहले, तो बीजेपी को बोलना चाहिए, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। इम्तियाज भाई ने अभी भाषण में कहा कि किरारपुरे के लिए मैं अगर जा सकता हूँ तो अजमेर शरीफ के लिए भी जा सकता हूँ, तो इस मामले पे आप कुछ आगे चल के मोर्चा। आप अजमेर शरीफ के बारे में जो श्रद्धालु बोलेंगे या डिवोटीज है, उसमें कई गैर मुस्लिम भी तो है, नॉन मुस्लिम भी तो है। तो वो तो एक भारत के एक सिंथेटिक कल्चर का भी रिप्रेजेंटेशन है, तो इससे तो सबको तकलीफ हो रही है। मैं आपको बताने, अच्छा आज साहब अजमेर से दरगाह पे नहीं है, सलीम चिश्ती दरगाह पे भी केस पड़ गया।
आपने ट्वीट किया। सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वहां पे भी केस पड़ गया। अब आप बताइए, अने कितना पुरानी दरगाह वो माने वो तो 400 साल पुरानी दरगाह है, वहां पे केस डाल दिए। तो ये तमाशा बना के रख दिए लोगों ने, ये गलत है। ये इससे देश मजबूत नहीं होगा। ये देश के हित में काम नहीं हो रहा। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको फॉलो करने की जरूरत है। ये संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, पुराना वीडियो है। उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाशी उचित अरे नहीं। बाबू, वो कब कुलाठी मारते नहीं मालूम आपको। अभी देखो, अभी बोल दिए बच्चे पैदा करो दादा बोल के। कल तक तो उन्हीं के लोग बोल रहे थे मुसलमान ज्यादा पैदा कर रहे, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी। ये लोग आप झारखंड का वीडियो देखे, बीजेपी का उनका वीडियो देखे आप, झारखंड में जिसका इलेक्शन कमीशन रोक लगाया, देखिए आप, देखना चाहिए आपको। उस वीडियो में बताया गया कि एक घर में हिंदू परिवार बैठा हुआ है, टेबल पे खाना आ रहा है, मियाँ बीवी है, हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, और वो लोग आराम से घर में बैठे, घंटी बजती है घर की। जैसा डोर खोलते एक 50-60 मुसलमान खड़े हुए, पूरे टोपी बुरखा, और अंदर घुस के टेबल पे कोई बढ़िया आ रहा कैसा पूरे। वो उसको इलेक्शन कमीशन रोक करना पड़ा, उसको इलेक्शन कमीशन कहा कि बंद करो इसको। थैंकफुली इसे उस पर एक्ट किया। तो आप तो हमको दिखा रहे हैं कि हम लोग रिसोर्सेज खा जाएंगे, वो खा जाएंगे। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? सर जी, नहीं, औलाद पैदा करो कुछ स्कीम निकालेंगे क्या? अभी मामला सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? मैं इस संभल के ताल्लुक से आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जो पिटिशनर है नंबर 1, उसमें एक आदमी वो है जो उनका बेटा यूपी गवर्नमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल है, और उसमें जो पार्टी बनाई गई है यूपी गवर्नमेंट को बनाया गया। तो अगर कोई गवर्नमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल खुद अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ केस डालता है तो वो एलआर रूल्स के खिलाफ है। दूसरी बात यह कि अगर उनका पिटिशन आप पढ़ेंगे तो उसमें उनका प्रेयर क्या है? प्रेयर यह है कि हमारे को राइट टू एक्सेस मिले। सेक्शन 18 ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ASMR एक्ट 1958 बोलते हैं। जब राइट टू एक्सेस का उनका प्रेयर है तो कोर्ट के जज साहब ने क्यों सर्वे का ऑर्डर दिया? भाई अगर उनको एक्सेस चाहिए था तो जाओ, तो मस्जिद में बैठो, कौन रोकता है? तो रोक टोक तो नहीं है। प्रेयर उनका ये है कि राइट टू एक्सेस होना हमारे को, और उनको सर्वे का ऑर्डर दिए जज साहब, तो ये गलत है। ये दूसरा ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आप उसका कैरेक्टर नेचर चेंज नहीं कर सकते, आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, तो सर्वे कैसा करा रहे आप? और फिर आप देख लिए कि अगर वो लोग कोर्ट को नहीं जाते तो आज वो 5 लोगों की मौत नहीं होती, बेकसूर नौजवानों की मौत होगी वहां पर। एक ये है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कह दिया कि उस रिपोर्ट को सील बंद कवर में रखना, और जब तक मैनेजिंग कमेटी हाई कोर्ट नहीं जाती उस वक्त तक वो लोकल कोर्ट उसको सुनवाई नहीं करना। और जो ओरल ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं, जो वो ASG को बोल रहे थे कि गवर्नमेंट न्यूट्रल रहना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। अब आपका दूसरा सवाल जो गरीब नवाज सुल्तान हिंद के बारे में है, एक बात बताइए, 800 साल से वो दरगाह है। अलाउद्दीन खिलजी की जब हुकूमत थी तो उस जमाने में 12th सेंचुरी में दरगाह शरीफ है। 12th सेंचुरी में गरीब नवाज का विसाल हो गया। 13th सेंचुरी में अमीर खुसरो, आप लोग जानते हैं अमीर खुसरो रहमतुल्लाह, उन्होंने किताब लिखे थे खजाइन फुतुहा, उसमें उन्होंने दरगाह का जिक्र किया। और फिर 800 साल के बाद आज आप बोल रहे कि नहीं वो दरगाह नहीं है, क्या बचेगा भाई? फिर कुछ तो
यानी वो दरगाह शरीफ जो है, पूरे 2 हमारे नेबरिंग कंट्रीज का ऑफिशियल डेलीगेशन हर साल वहां पे आता है, और फिर हर प्रधानमंत्री वहां पर चादर भिजाते उर्स शरीफ के दौरान। ये कहाँ कहाँ रोकेगा, कहाँ ये? अगर कल बौद्ध समाज के लोग, जैन समाज के लोग भी कोर्ट में चले गए, आपको मालूम क्या हो जाएगा इस देश में? वो भी बोलेंगे कि हमारा वो जगह थी, हमारे मजहबी जगह थी। जैन समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग बोलेंगे। इसीलिए हमने 91 का एक्ट बना के बोला कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी का भी मजहबी जगह है उसको चेंज या कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। अब लोग बोलते नहीं, उसको एसर्टन करने से क्या होगा? अरे एसर्टन को एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए कर रहा है, आप तो चेंज करना चाह रहे ना उसको। चलो कोई एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए नहीं, एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज इसलिए कन्वर्ट करो उसको, कन्वर्ट उस जगह को बदल दो और जुडिशियल प्रोसेस से उसको वो मौका मिले। ये गलत चीज है। संघ अब उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पार्टी है। अब मोदी सरकार क्या जवाब दाखिल करेगी जबकि वो खुद चादर भिजाए? नरेंद्र मोदी एक मर्तबा नहीं, 10 साल में 10 मर्तबा चादर भिजाए हैं, फोटोज भी आप देख लो। अब मोदी क्या जवाब देंगे उसका? इसको बंद करना चाहिए बीजेपी आरएसएस को, ये देश के हित में नहीं है। सर वैसे सर आप देखिए, अब आप ऐसा, आप बार बार आप एएसआई करेंगे तो एआई छोड़ के एएसआई पढ़ लो पूरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात ही मत करो, खाली एएसआई करते रहो, बस धंधे पे लगा जाओ, खुदाई करो। क्या है ये? अगर मैं दिल्ली में भी किसी भी जगह पे जाकर बड़े बीजेपी नेता के घर में जाकर खुदाई कराया तो 100% 1000 फीट पे खाने जहां खां का कोई निशान निकल जाता। अब क्या बोलेंगे आप? वो है ना, सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन ऐसी तो बनता, आगे बढ़ता लोग। तो ये चीज गलत हो रही है। ये इससे आप भारत को कमजोर कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता के दूसरे मसाइल भी तो है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान मर रहा है, चीन ताकतवर होते जा रहा है, मगर आप इस पे लगा दिए, इस काम पे लग जाओ। ये देश के हित में नहीं है, गलत है, इसका हम कंडेम करते। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, हम उस वक्त ही कहा था ये इस तरह के मसले शुरू हो जाएंगे, और डीवाईसी चंद्रचूड़ साहब अगर इसको रोक लगा देते एक केस में तो किस्से खत्म हो जाता था। वो गलत ओरल ऑब्जर्वेशन दिए वो। इस वास्ते आज 15 ऐसे जगह पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। फ्री एंड फेयर के लिए जरूरी है कि अगर वो शख्स पैसे बांट रहा है तो उसके खिलाफ केस बुक हुआ, केस भी बुक नहीं हुआ उसके खिलाफ, उसके आप ना इंक्वायरी ऑर्डर करते, ना आरओ बोलता है कुछ। भाई आरओ क्या कर रहा है? औरंगाबाद सेंट्रल का आरओ, ईस्ट का, उसको तो दिखना चाहिए ना कि भाई हो रहा है, तो उसका तो काम है आरओ का। आरओ साहब क्या किए? आरओ साहब कुछ नहीं किए। सीओ साहब का काम था, ईसीआई का काम था, कुछ नहीं हुआ है। अब ये जो डिबेट हो रहा है कि ईवीएम चाहिए या बैलेट पेपर चाहिए, क्या चाहिए, ये डिबेट अब देखेंगे आगे क्या होता है। मगर इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट में जो प्रेजेंट बिल, जो कानून बनाया गया मोदी सरकार तरफ से, गलत है। उसको सीजीआई को रखना चाहिए। सीजीआई को उसको निकाल दिया, लॉ मिनिस्टर को रख दिया आपने। अच्छा, वो तो फाइनल, उससे पहले एक कमेटी है, उसमें भी लॉ मिनिस्टर है। एक कमेटी है जो सिलेक्ट करता, एक कमेटी है जो फाइनल करके भी, तो पहली कमेटी में लॉ मिनिस्टर है, गवर्नमेंट का है ना, वो तो एग्जीक्यूटिव का आदमी है। कब आया? आज आया है कि देश में जो लोक संख्या है कम हो रही है और 2 बच्चे से ज्यादा 3 बच्चे चाहिए, ये शास्त्र का मानना है, ऐसा करना है। अब ये उनको नरेंद्र मोदी को जाके सिखाना चाहिए था उनको, जो पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या बोले थे, मुस्लिम महिला ज्यादा बच्चे पैदा कर दी। बोले नहीं बोले प्रधानमंत्री? उनके भाषण में बोले ना बात
कि आपके हिंदू बहनों गलों से मंगलसूत्र छीनकर उन महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते। अब मोहन भागवत को क्या बोल रहे, हमारी आबादी गिर रही है, पॉपुलेशन गिर रहा है, तो अरे धोखा है, धोखे वाली तो बात। क्या बोल रहे, बच्चे ज्यादा पैदा करो बोल रहे वो। 2 से ज्यादा। फिर आरएसएस वाले शादी करना शुरू कर देना फिर चाहिए। अब बताइए आप पहले तो आप गाली देते हमारे को कि झारखंड में क्या बोले, झारखंड के लिए बोले कि आबादी बढ़ जाएगी मुसलमानों की, हर वक्त गंदगी, जबकि मैं शुरू से हम बोल रहे टीएफआर रेट, अब याद करो टीएफआर रेट इस देश का गिरा है और सबसे ज्यादा टीएफआर रेट मुस्लिम समुदाय का गिरा, मगर अभी भी हिंदू भाइयों का उससे आगे है, कम है। हाँ, मगर आप ये आइंदा 20-25 साल में सबसे ज्यादा आबादी बूढ़ों की रहेंगी इस देश में। आज हम पुकार के बोल रहे, देखो बूढ़े होंगे, 25 साल में बूढ़े होने वाले लोग। आप करो जैसा, अब आप जापान चले जाओ, यूरोप चले जाइए, वहां पे सबसे बड़ा लोग ज़ईफ है, माने बुजुर्ग हैं, ज्यादा उम्र के लोग हैं। रशिया है। आज आपको समझ में आ रही बात। आप बच्चे कभी बोलते हैं बच्चे पैदा क्यों कर रहे, इनका हर एमपी बोलता 2 बच्चे बस, उससे बढ़कर तो उसको वो नहीं मिलना, गवर्नमेंट का स्कीम से नहीं कोई फायदा नहीं होना। अरे एक तो पकड़ के चलो कुछ तो भी। अब आप एक के पकड़ने का मतलब दूसरा मत निकालो, तो एक पॉलिसी पे रहो ना भाई। अब देखिए स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू बोल रहे ज्यादा बच्चे पैदा करो, या एक कानून है तेलंगाना में, आंध्रा में, कि जो भी कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ेंगे नगर पंचायत का, उसमें 2 बच्चों से ज्यादा नहीं लड़ सकते। अभी बिल लाने वाले हैं, उसको खत्म करने वाले हैं, बिल लाने वाले हैं, खत्म तेलंगाना में आने वाला है। आंध्रा में नायडू बोल दिया कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, स्टालिन बोल ज्यादा बच्चे पैदा करो। ये लोगों को समझ में आता ही नहीं ना, खाली एक ही दिखता उनको, बस मुसलमान मुसलमान वो सा करो, वही कर रहे। अभी सब महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में क्या बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम का घोटाला है, आप इसको कैसे देखते हो? और ये वाकई में, जैसा औरंगाबाद में आप भी देखे हो, आप घूमे हो, यहाँ पर पैसा ज़्यादा चला है, क्या आपको लगता है क्या रीज़न है जो इतना लैंड इसके ऊपर जीत के आई है बीजेपी? रिजल्ट आया नहीं, एक तो ये कि एक वीडियो आप तमाम ने देखा कि पोलिंग के दिन एक बीजेपी के नेता के तरफ में कम से कम 100-150 महिलाएं खड़ी हुई हैं और अपने हाथों से पैसे बांट रहे हैं। अब आप बताइए कि उसको भी देखकर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ एक्शन नहीं लेता है और उल्टा केस इम्तियाज जलील पे बुक करते हैं एट्रॉसिटी का, तो ये फ्री एंड फेयर कैसा होगा बताइए? यानी वीडियो है पैसे बांट रहा, सो हर एंगल से है। अब उस हम कंप्लेन दिए इम्तियाज साहब, उस पर नहीं लिया। एक शादी खाने में बैठकर पैसे बांट रहे थे। तीसरी बात यह कि इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो गलत है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग मिलकर बनाना। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद मोदी ने तो सीजीआई को निकाल दिया, अपने लॉ मिनिस्टर को ला लिया उसमें। वो तो अपने लोगों को बनाएंगे क्योंकि वोट ज्यादा उनके पास आएगा। वो गलत है, उसको चेंज करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। चौथा ये है कि वीवीपैट का 100% काउंटिंग होनी चाहिए। अभी आप सिर्फ 5% करते हैं, 100% करो ना काउंटिंग, कौन रोक रहा आपको? बैलेट पेपर पे और देखिए, छठी बात यह है कि अगर कोई चुनाव में कोई बोलेगा धर्म युद्ध, कोई बोलेगा वोट जिहाद, उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है। कोई बोलेगा फतवा या भगवा। अब जो फतवा दिए उनको तो आप लोग भूल गए, उनके पास जा रहे ही नहीं आप, उनके पास जा रहे नहीं आप लोग। तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर जब नहीं होगा तो फिर तो फायदा उठ जाएगा, उठा लेंगे। और फिर जितना जो
पैसों का जो झोलझाल होता है उसको रोक टोक होनी चाहिए। रोक टोक ही नहीं हो रही। कोई खड़े होकर पैसे बांट रहा है पोलिंग के दिन।